एंड वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फैसिलिटेटर। और मैं जॉयस, आज वोकैबलरी का डे 13 है। 120 वर्ड्स ऑलरेडी करा चुकी हूँ, जो कि हमारे टीजीटी, पीजीटी, एलटी और ये जो भी एग्जाम्स हैं आने वाले, या अगर आप कोई भी सीबीएसई स्टूडेंट हैं या आप सीखना चाहते हैं, तो ये सारे डिफिकल्ट वर्ड्स आपके एग्जाम में, आपके काम में बहुत मदद करेंगे। तो लेट्स बिगिन। इनको हम किस तरह से समझेंगे, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, इनकी पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ, इनके अर्थ के साथ, इनके एंटोनिम्स इन द सेंस, इनके अपोजिट वर्ड्स को भी हम सीखेंगे। और कैसे सीखेंगे? जब हम इनको अलग अलग उदाहरणों के साथ समझते हैं। तो जब आप उदाहरण के साथ समझेंगे तो उसको समझने से बहुत आपको आसानी होगी इन शब्दों को लर्न करने में। ओके, सो लेट्स बिगिन फ्रॉम 121 वर्ड। अब आप कहेंगे मैं 121 वर्ड, बिकॉज 120 वर्ड आई ऑलरेडी कंप्लीटेड। आप मेरे चैनल में जाइए, आपको वहां पे सारी वोकेबलरी मिलेगी। अलॉन्ग विद दैट मैंने सेशन 1 भी लिया है, जो पर्सनालिटी और उसके ट्रेट से रिलेटेड है रिसेंटली। आप जाकर के उसको भी जरूर देखिए, आपकी साइकोलॉजी में, आपके सीटेट एग्जाम में, और आपके जो ये वर्ड पावर डिक्शनरी है, इसके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश की वोकैब सेशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आप जाकर के उसको भी देख सकते हैं, और आपको ऑनेस्टली आप देखेंगे उसको, आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि उसमें बहुत चीजें अच्छे से डिटेल में पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन के थ्रू समझाई गई हैं। So let's begin. First word, today's first word is 121, that is bequest. What is it? इसका अर्थ, इसको कैसे बोलेंगे हम? bequest. bequest क्या होता है? ये एक नाउन है। इसको हम हिंदी में बोलेंगे वसीयत। वसीयत होती है जो हमारे को अपने फैमिली में कोई भी बुजुर्ग इंसान देता है, या हमारी अपनी खुद की पर्सनली जो हमें अपने जनरेशन से मिली हुई होती है। समथिंग लेफ्ट टू समवन इन अ विल, जो किसी की, मतलब क्या कहा जाए, अगर हमारे बुजुर्ग हमारे लिए कुछ छोड़ के जाते हैं, मतलब जब वो गुजरते हैं तो हमारे लिए कुछ छोड़ के जाते हैं कि ये इस वसीयत, इसमें मेरा ये बेटा या मेरी बेटी, या किस कोई भी इंसान के लिए वो दी जाती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बेटा बेटी के लिए होती है, जिनके पास बच्चे नहीं होते वो दूसरों के लिए छोड़ के जाते हैं, तो उसे बोलेंगे हम वसीयत। इसको हम लेगेसी बोलेंगे, इसको हम इनहेरिटेंस बोलेंगे। वर्ड्स को ध्यान से सुनिएगा, जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं उनको हम सिलेबल्स में भी डिवाइड करते हैं, जो कि मैं डेली सिखाती हूँ। सिलेबल, अब आप कहेंगे मैम सिलेबल क्या होता है? सिलेबल का मतलब हम अगर हिंदी में बोलेंगे तो हम बोल सकते हैं उसको, सॉरी, सिलेबल का दूसरा वर्ड होता है पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं, और अगर आप हिंदी में बोलेंगे तो हम उनको अंश में भी डिवाइड कर सकते हैं। आप कहेंगे हम पैसे का डिवाइड करेंगे, तो आप देखिए हम बोलते किस तरह से, इनहेरिटेंस, तो ये 3 सिलेबल्स में हो गया। ऐसे ही जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं, तो हम इस तरह से वर्ड्स को डिवाइड करके डिफिकल्ट वर्ड्स को इजी बना सकते हैं। इंडाउनमेंट, स्टेट, हेरिटेज, ये सब इसी के सिनोनिम्स है। सिनोनिम्स का मतलब सिमिलर वर्ड्स है। ओके, अब अगर सिमिलर वर्ड्स ये हैं तो एंटोनिम क्या होगा? एंटोनिम मतलब वो जो इसके अपोजिट वर्ड, जैसे डिसहेरिटेंट और डिसेबल, ये इसके क्या है? ये इसके एंटोनिम्स हैं। डिसहेरिटेंट जो वसीयत में ना हो, डिसेबल मतलब जो बेकार हो। इस तरह से जो नेगेटिव वर्ड्स है, इसी से रिलेटेड जो उसके अपोजिट वर्ड है, उनको हम बोलेंगे। इनको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि हम बिक्वेस्ट का यूज किस तरह से उदाहरण में कर सकते हैं, और आप खुद भी इस तरह के वर्ड्स को किस तरह से एग्जाम्पल्स में बनाएंगे, इस तरह के वर्ड को किस तरह से अपने उदाहरण में बनाएंगे। मिस्टर महेश्वरी लेफ्ट अ बिक्वेस्ट टू ईच ऑफ हिज ग्रैंडचिल्ड्रन। जो मिस्टर महेश्वरी हैं या कोई भी इंसान अपने पोतों के लिए, अपने नाती पोतों के लिए काफी क्या छोड़ के चले गए? वसीयत, जो भी उनकी जायदाद थी वो उनको छोड़ के चले गए। दिस इज हिज बिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ अस, और ये क्या है? उनकी पूरी वसीयत, या उनका पूरा जो भी उन्होंने अपनी लाइफ में कमाया वो हम सबके लिए है। लोग जिंदगी में मेहनत करके कमाते हैं और लास्ट में किसी और को देके जाते हैं, ये इसी को बोलते हैं बिक्वेस्ट। चलिए, तो ये हमारा 122 वर्ड। इसका मतलब क्या होता है? इसको बोलेंगे ब्रिफ्ट। ब्रिफ्ट का मतलब क्या होता है? एक
ये एक एडजेक्टिव है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो किसी की विशेषता, जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है उसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। इसका मतलब होता है दीवाना पागल। दीवाना पागल का मतलब कि कोई इतना दुख मिला है या किस तरह का, कि नॉर्मली इंसान का जो सोचने का तरीका है वो नेगेटिव बहुत हो गया है, ठीक है। उसको आप उस तरह से मत लीजिएगा कि अरे हम बहुत अलग तरह से चीजों को ले लेते हैं। तो इस चीज का अर्थ समझिएगा, ब्रेफ्ट का मतलब डिप्राइव्ड और लेफ्ट डिसोलिट स्पेशली थ्रू डेथ। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ये दीवाना पागल जब कोई इंसान के गुजरने का, दुख का, तकलीफ का या किसी से बिछड़ने का जो दुख होता है उसमें इंसान के किस तरह का क्या हो जाता है, जिस तरह की कंडीशन हो जाती है उसको हम किस में कंसीडर करेंगे, बैंकरप्ट। जैसे बैंकरप्ट हो जाता है, दिवालिया हो गया, तो उसमें हम इस शब्द का यूज कर सकते हैं। वांटिंग, किसी चीज की इच्छा के लिए। इन नीड ऑफ, लैकिंग, विदाउट लव, जब किसी को टाइम से प्यार नहीं मिलता है। प्यार का मतलब सिर्फ वो रोमांटिक लव नहीं, प्यार का मतलब फैमिली में प्यार, फ्रेंड्स के थ्रू प्यार, आसपास के सर्कल में प्यार। तो वो प्यार को हमेशा एक ही टर्म में मत समझिएगा, एग्जाम्पल के थ्रू समझाया जा रहा है। तो आप उस जो इसका मीनिंग है उसको समझ करके, या समझने का अर्थ का मतलब ये हो जाएगा सीख, जब हम समझते हैं वो शब्दों को तो उससे हमें याद जल्दी हो जाती है, ठीक है। तो इसके एंटोनिम क्या होगा, एंटोनिम मतलब इसका विलोम क्या होगा, जो बहुत लव्ड है, जिसको बहुत प्यार मिला है, या इलेटेड। इलेटेड का मतलब होता है एक्सट्रीमली हैप्पी, आप बहुत खुश है तो हम किसका यूज करेंगे, इलेटेड का यूज करेंगे। he was utterly bereft when his wife died। वो बहुत ही, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी जन, इतना ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे क्या हो गया, वो दुखी हो गया जब उसकी वाइफ गुजर गई, तो वो बिल्कुल पागलों की तरह दुखी हो गया, ठीक है। एंगर ब्रिफ्ट हिम ऑफ हिज वर्ड, और जो क्रोध होता है, जो गुस्सा होता है, उसे शब्दों से वंचित कर देता है। ये बात सच है, क्योंकि इमोशंस हमारे अंदर, चाहे वो इमोशंस एंगर के रूप में हो, चाहे वो लव के रूप में हो, हेट के रूप में हो, आपकी एंजाइटी हो, ये सब चीजें हमारी जो कंसीडर होती हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि गुस्से की वजह से हम शब्दों का चयन सही नहीं कर पाते हैं, तो उस जगह पे हम क्या कर सकते हैं, ब्रिफ्ट का यूज कर सकते हैं। बीसेट, ये एक वर्ब है, इसका मतलब है घेर लेना या धावा करना, ठीक है। चारों तरफ से किसी ने घेर लिया आपको। टू हरेस, किसी का हरेस करना, हरेस को बोलेंगे जैसे किसी ने किसी का शोषण किया या किसी को डराया, धमकाया, ओके। टू सराउंड, टॉर्मेंट, टॉर्चर, रैक, ये सब इसके सिमिलर मीनिंग्स हैं। इसका एंटोनिम क्या होगा, क्लैरिफाई और क्लियर अप। इसके साथ साथ हम इसको बोल सकते हैं बहुत सॉफ्ट, ब्राइटन, मतलब इसके अपोजिट बहुत पॉजिटिव वर्ड्स होंगे, ठीक है, जिसमें आपको बहुत ही पॉजिटिविटी मिलेगी। Now let's talk about the example. The enemy beset the town with a strong army। जो एनिमी से, जो दुश्मन सेना थी, उसने क्या किया, जो पूरे शहर को चारों तरफ से धावा कर दिया। We were beset by enemies, और हम किससे घिरे हुए हैं, हम शत्रुओं से घिरे हुए थे, because it was written were। Now 124, ये इसको भी अगर देखिए बोलने में ये किस तरह से आप कैसे बोलेंगे, ब्लास्फेमी। ये PHE का मतलब फ, आप इसको इस तरह से प्रोनाउंस करिए, क्या होगा, ये पी नहीं बोलेंगे, फ में आएगा, क्योंकि इस तरह से वर्ड है लिखा हुआ है, तो आप वर्ड्स को अच्छे से सही तरह से प्रोनाउंस करना जरूरी है। ब्लास्फेमी ये है एक, क्या है, ये एक नाउन है। इसका मतलब होता है जो ईश्वर की निंदा करते हैं, जो ईश्वर को क्या कहते हैं, बहुत लाइटली लेते हैं, कहते हैं कौन ईश्वर है, हमने तो ईश्वर को देखा नहीं है। तो इस तरह के जो लोग होते हैं, या जिनको बिलीव नहीं होता है, या जिनको क्रिटिसाइज करने की आदत होती है, उस तरह के लोगों के लिए जो इररेवरेंस में आते हैं, एन इंसल्ट टू समथिंग हेल्ड सैक्रेड, जो भी पवित्र काम हो रहा है, किसी भी धर्म के लोगों में काम हो रहा है, देखिए ये याद रखिएगा, किसी एक धर्म की बात की, कोई भी धर्म का काम हो रहा है और जो कि बहुत ही सैक्रेड काम हो रहा है, पवित्र काम हो रहा है। शायद अगर कोई जन दूसरे के नजर में शायद उसको लगेगा कि अरे ये क्यों हो रहा है, पर हमारे अंदर इतनी समझदारी होनी चाहिए,
दूसरे के रिलीजन को रिस्पेक्ट करना हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी हो, जैसे हम खुद को और अपनी अपनी इंपॉर्टेंस, अपनी प्रायोरिटी को रिस्पेक्ट करते हैं। अगर हम अपनी चीजों को रिस्पेक्ट करते हैं और अगर हमारा नजरिया उस तरह का और हम दूसरे के भी रिलीजन को रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो हम कभी भी इस तरह के इंसान नहीं होंगे, ठीक है? क्योंकि ये सब स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड होता है, हमारी आत्मा से रिलेटेड होता है। प्रोफैनिटी, स्वेरिंग, कर्सिंग, इम्पाइसनेस, ये इम्पाइस जिनके अंदर बिल्कुल अपवित्रता होती है, ठीक है? मर्डर एंड ब्लास्फेमी आर मॉर्टल सिन, और जो मर्डर, मृत्यु करना और किसी को जान से मार देना और ईश्वर की निंदा करना किस तरह के सिन है? मॉर्टल सिन है। मॉर्टल सिन किस तरह के होते हैं? जो कि बहुत घातक होते हैं, जो कि नश्वर होते हैं, ओके? इमॉर्टल का अपोजिट होता है मॉर्टल। देयर कॉन्वर्सेशन वॉज फुल ऑफ ब्लेस्फेमी, और जो उनका जो कॉन्वर्सेशन था, जो उनकी बातचीत थी, वो कंप्लीटली बुराई से रिलेटेड थी, नेगेटिविटी से रिलेटेड थी, और वो जो नेगेटिविटी थी, वो जो बुराई थी, वो धर्मों की लड़ाई थी। अगर आज की डेट में अगर हम देखें तो हमारा जो देश, जो बिल्कुल यूनिटी इन डाइवर्सिटी जिसको बोलते हैं, सारे लोग के अंदर मोहब्बत है, केयर है, सब कुछ है, लेकिन लोग धर्म, जात और रिलीजन बेसिस पे एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? फील करा रहे हैं कि किस तरह से तोड़ा जाए और किस तरह से अपने को प्रायोरिटी दिया जाए। लेकिन जो समझदार इंसान होता है, जिसको पता होता है इसकी क्या वैल्यू है, धर्म की वैल्यू कभी भी किसी भी रिलीजन को सिर्फ एक एम्पावरमेंट करने में नहीं होती। धर्म की वैल्यू सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट जो धर्म में आ जाता है वो आपकी ह्यूमैनिटी आती है। अगर आपके अंदर वो ह्यूमैनिटी है, अगर आपके अंदर मानवता है, तो जो भी आप धर्म को बिलोंग कर रहे हैं आप उसको कंप्लीट कर रहे हैं, ये याद रखिएगा। आप अगर हिंदू हैं, अगर आप मुस्लिम हैं, अगर आप क्रिश्चियन हैं, अगर आप सिख हैं, या आप जैन हैं, या बौद्ध हैं, या कोई भी धर्म के हैं, मैं कहती हूँ आप कोई भी धर्म के हैं, ये वीडियो कोई भी जन सुन रहे हैं, अगर आपके अंदर ह्यूमैनिटी है तो आप ये याद रखिएगा, आप जिस भी धर्म को फॉलो कर रहे हैं, आप उस धर्म की टीचिंग्स को कंप्लीटली पॉजिटिवली प्रूव कर रहे हैं कि आपको एग्जैक्टली मिला क्या है, ठीक है? तो दैट्स इट। मैं इस बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहती क्योंकि मैंने इस तरह के लोगों को देखा है और लोग होते हैं इस तरह के, तो कृपया आप ना बनिएगा। नाउ 125 ब्लैटेंट। व्हाट इज द मीन ऑफ ब्लैटेंट? ब्लैटेंट एक एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है जबरदस्त, प्रबल या बहुत शोर मचाने वाला, ठीक है? बहुत शोरगुल वाला चीज जो होती है, जो बहुत नेगेटिव में भी आ जाएगी। एग्जैक्टली। अनप्लेजेंटली और ऑफेंसिवली नॉइसी, देखिए मैंने पहले बोल दिया, ग्लेयरिंग, अनडिस्गाइज्ड, अनकंसील्ड, ओपन, ट्रांसपेरेंट। देखिए शोर मचाने वाले को कभी कभी नो डाउट नेगेटिव टर्म में कंसीडर किया जाता है, लेकिन कुछ लोग अपनी भावनाओं को लेकर के इतने स्ट्रॉन्ग ओपिनियन रखने वाले होते हैं, ओपिनियटेड होते हैं कि उनको नेगेटिव टर्म में लिया जा सकता है, लेकिन बहुत ट्रांसपेरेंट भी होते हैं। तो इस वाले वर्ड को हम कहीं ना कहीं इन तरह से भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसका एंटोनिम क्या होता है? इसका एंटोनिम होता है डल और कलरलेस। मतलब जो बहुत डल होते हैं, सुस्त होते हैं, जिनकी लाइफ में बहुत मोनोटोनस होता है, बिल्कुल कलरफुल नहीं होते हैं, लाइफ को जीने की एक इच्छा कम होती है, या सिर्फ एक तरह की लाइफ जो जीते हुए आ रहे उसी पे उसके यूज टू होते हैं, उनको इसमें कंसीडर करेंगे। इट वॉज अ ब्लैटेंट लाई, और वो किस तरह का झूठ था? वो बहुत ही गलत झूठ था। एक छोटा सा हमने कह दिया कि हमने झूठ बोला, लेकिन आपका एक झूठ से किसी की जिंदगी के ऊपर कितना गहरा असर पड़ रहा है, दैट डज मैटर अ लॉट। तो ब्लैटेंट का यूज यहाँ पे झूठ के पर्पज से हुआ है। लोग बहुत आसानी से बोल देते हैं झूठ और कहते हैं हम मैंने तो सोच में नहीं बोला था, अरे मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था। आपको नहीं पता सामने वाला इंसान किस तरह का है, शायद वो आपसे इतना प्यार करता है या आप पे इतना ट्रस्ट करता है कि आपका एक छोटा सा झूठ उसके लिए बहुत ज्यादा मायने रखेगा। तो इस चीज का प्लीज ध्यान रखिएगा। द ड्रग डीलिंग वॉज वन सो ब्लैटेंट, और जो नशीली दवाओं का व्यापार था वो बहुत खुलेआम था। तो ब्लैटेंट का यूज जबरदस्त, प्रबल या खुलेआम, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं।
ब्लाइट, व्हाट इज द मीन ऑफ ब्लाइट? देखिए जब मैंने इस वर्ड को देखा ब्लाइट, तो मेरे दिमाग में आया ब्राइट जैसा साउंड, तो मुझे बड़ा पॉजिटिव वर्ड लगा। लेकिन जब मैंने इसका मीनिंग देखा तो पता लगा इसका मतलब होता है नुकसान, कितना पाला, कितना मुझसे कभी तुम्हारा पाला नहीं पड़ा है ये सब बकवास होती है बोलने के लिए नेगेटिव वर्ड। ये एक नाउन है। डिसीज, अ डिसीज इन प्लांट्स, ये बात सच है, ये प्लांट की एक डिसीज के लिए भी इसका यूज होता है। एनीथिंग दैट इंजर्स और डिस्ट्रॉय, कैंकर, इन्फेस्टेशन, ये सब इसी के क्या है, सिनोनिम्स हैं, जो कि कहीं ना कहीं किसका अर्थ लेके आते हैं, नुकसान का, पाला का, दुख का, इंजरी का। इंजरी का मतलब घाव का। अगर बाई चांस पौधों में भी किसी तरह की डिसीज हो गई है तो नुकसान हुआ है ना। अब इसका एंटोनिम क्या होगा, हैप्पीनेस, क्योंकि नुकसान है तो फायदा क्या होगा, खुशी से। ओके, अनएम्प्लॉयमेंट इज अ ब्लाइट इन आवर कंट्री, सॉरी इट इज नॉट ऑन, इट इज इन आवर कंट्री, ये होगा हमारा इन। जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो क्या है, हमारे देश के लिए सबसे बड़ा नुकसान है। आज की डेट में लोग अनएम्प्लॉयमेंट वाली समस्या से बहुत ज्यादा जूझ रहे हैं। प्लीज इसको ऑन नहीं, इन रखिएगा। मैंने इसको इरेज कर दिया, आइए एन है। सो द एप्पल क्रॉप वॉज वाइप्ड आउट बाय ब्लाइट, जो एप्पल की जो फसल थी वो पूरी तरह, सेब की जो फसल थी वो पूरी तरह क्या हो गई, रोग से, कोई भी डिजीज हुई उससे पूरी तरह से कंप्लीटली खत्म हो गई। वाइप्ड आउट मतलब पूरी तरह से नष्ट हो गई। 127 ब्लाइट, ब्लाइट का मतलब क्या होता है, एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है जिंदा दिल, प्रसन्नचित, हंसमुख व्यक्ति के लिए, जिसके अंदर ये तरह की क्वालिटीज होती है, क्योंकि ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन और प्रोनाउन को क्या करता है, क्वालिफाई करता है या उसके लिए यूज किया जाता है। केयरफ्री, चेयरफुल, अनकेयरिंग, केयरलेस, कैजुअल। कहते हैं ना आजकल बहुत कैजुअल डेटिंग हो गई है। कैजुअल डेटिंग का मतलब केयरफ्री, जिनको ज्यादा चिंता नहीं है। एंटोनिम क्या है इसका, अनहैप्पी और डिप्रेसिंग है, या कंसर्न है। कंसर्न मतलब ओवर कंसर्न, ज्यादा चिंता करने वाला, तो ये नेगेटिव, इसके क्या है, अपोजिट टर्म है, जो कि नेगेटिव एक तरह से बोला जाएगा। अ ब्लाइट हार्ट मेक्स अ ब्लूमिंग वेसेज, और जो वेसेज का मतलब होता है चेहरा, फेस। ओके, तो जो खुशनुमा हंसमुख जो दिल होता है, जिसका प्रसन्नचित दिल होता है, उसके चेहरे पे आप देख सकते हैं कि वो किस तरह से है, ब्लूमिंग फेस है, मतलब बहुत, आप चेहरे को देख करके पहचान सकते हैं कि वो कितना खुश है। शैले, पीबी शैले की बात यहाँ हो रही है, जो कि हमारे इंग्लिश लिटरेचर में रोमांटिक एज को बिलोंग करते हैं। जॉन कीट्स के फ्रेंड भी थे ये, और ये कहते हैं, जो इनका वर्क था, पोम थी टू अ स्काईलार्क, उसमें बोलते हैं ये जो स्काईलार्क है वो क्या है, एक ब्लाइट स्पिरिट है, बिकॉज ऑफ इट्स हैप्पी सॉन्ग, क्योंकि उसके अपनी खुशी जो गाना गाती है उसकी वजह से ये क्या है, एक खुशी वाली आत्मा है। पीबी शैले भी बहुत ज्यादा टाइम तक वो भी नहीं ज्यादा जिए थे, जैसे जॉन कीट्स बहुत कम उम्र में, आई थिंक जॉन कीट्स 25.5 ईयर्स में गुजर गए थे, तो पीबी शैले भी अपनी शायद 30s की एज में ही गुजरे हैं। और अब हम आ जाते हैं 128 वर्ड पे। देखिए देखने में तो ये ऐसा लग रहा है हम इसको किस तरह से बोलेंगे, पर इसका नाम होता है बोर्जुआ। क्या बोलेंगे हम इसको बोर्जुआ। बोर्जुआ ये एक एडजेक्टिव है, पूंजीपति, संपत्ति जीवी, जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा होता है। अगर हम संपत्ति जीवी की बात करेंगे तो हम किन को कह सकते हैं, हम आज की डेट में अंबानी को कह सकते हैं, हम आज की डेट में रतन टाटा जी को बोल सकते हैं। रतन टाटा जी तो मुझे खुद मेरे बहुत पर्सनल फेवरेट है, और बहुत सारे लोग हैं जो करोड़पति, अरबपति टाइप के, जो पूंजीपति होते हैं, उनको बोलेंगे। अच्छा, बोर्जुआ का जो सिमिलर मीनिंग्स हो जाते हैं वो आमतौर पे अपमानजनक में इनका यूज किया जाता है, जैसे लिखा है ना, यूजली इन पेजोरेटिव सेंस में, मिडिल क्लास में। कन्वेंशनल का मतलब जो होते हैं, जो कि परंपरागत काम कर रहे होते हैं, ट्रेडिशनल होते हैं, एग्जैक्टली। कंजर्वेटिव भी होते हैं, कन्फॉर्मेटिव होते हैं, ऑर्डिनरी होते हैं। ये सब इसके सिमिलर मीनिंग ही होते हैं, ठीक है। और इनके जो एंटोनिम्स होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जो इनके एंटोनिम्स होते हैं वो लोअर और अपर क्लासेस के बारे में बताते हैं, मतलब कि कंप्लीटली अपोजिट। ये जो टर्म होता है, क्योंकि ये एडजेक्टिव है, ये नाउन ही एडजेक्टिव है,
इसको जिस तरह से एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। She rejected her parents' conventional bourgeois lifestyle, और उसने अपने पेरेंट्स की जो भी पुरानी या परंपरागत पूंजी या संपत्ति जो भी थी उस लाइफ स्टाइल को, पूरे उस लाइफ स्टाइल को उसने कम्प्लीटली लेने से इनकार कर दिया। उसने कहा मेरा आज का समय मैं अपने हिसाब से अपनी लाइफ स्टाइल जीऊंगी। He had a पेटेटेड बोर्जुआ मेंटालिटी, और जो उसकी जो मानसिकता थी वो पूंजीपति वाली जो सोच थी उसकी उस तरह की सोच थी। बोवाइन, बोवाइन क्या होता है? देखिए बोवाइन अगर हम बोलेंगे तो बोवाइन एक तरह की एक नस्ल होती है जो गाय में पाई जाती है और कैटल से रिलेटेड होती है। कैटल जो गायों से रिलेटेड होती है, लेकिन इसका अगर हम यूज करना चाहें, क्योंकि देखिए ये एडजेक्टिव है, तो इसको यूज कैसे सेंटेंस में करेंगे ये मैटर करता है। काउ से रिलेटेड होती है, काउ लाइक होती है जैसे मैंने आपको बताया, और इसका एंटोनिम होता है लिवली और कलरफुल। गाय कैसी होती है? बहुत सीधी होती है, बहुत मतलब गाय के लिए हम कितने उनके जो जहां हम गायों को देखते हैं तो हम ये सोचते हैं ये बहुत हानिकारक नहीं है। जैसे अगर हम शेर की बात करते हैं तो गाय के बारे में बात करेंगे तो गाय जैसा का मतलब एक स्वभाव में अगर उस तरह का जेनरसनेस दिख जाए आपको तो उसके लिए हम बोवाइन नेचर का बारे में बात करेंगे। लाइक ही वॉज अ जेंटल, वो कैसा था? एक बहुत सज्जन था, बल्कि कैसा भी था? एक दयालु भी था। बोवाइन मैन था। बोवाइन का मतलब बहुत सज्जन भी था और दयालु भी था। समझ में? गायों को किस तरह से देखा जाता है कि वो दयालु होती है। किसी को ऐसा नहीं है कि एकदम आप सारी गायों के बारे में मत बात कीजिए, मैम ऐसा नहीं है, कुछ गाय बहुत खतरनाक भी होती है। देखियो एक्सेप्शनल की बात नहीं हो रही है, जो पूरी एक क्लास को कंसीडर करके बात कर रही हूं मैं। बोवाइन ट्यूबरक्लोसिस इज अ प्रोग्रेसिव वेस्टिंग डिसीज। अच्छा, बोवाइन ट्यूबरक्लोसिस भी होता है। बोवाइन ट्यूबरक्लोसिस जो एक टीबी का एक प्रकार होता है जो कि फेफड़ों में भी होता है, बॉडी के किसी भी पार्ट में भी हो सकता है। तो ये क्या है? बॉडी को बर्बाद करने वाली एक बीमारी है, प्रोग्रेसिव है, मतलब बढ़ती है और इससे इंसान खत्म हो जाता है। ठीक है, मतलब अगर उसको सही इलाज नहीं होगा तो इंसान गुजर ही जाएगा। ये है आज का लास्ट वर्ड, ब्रीविटी। ब्रीविटी का मतलब क्या है? ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है संक्षिप्तता। जैसे जो भी आपको अगर बाई चांस कोई आंसर लिखना है, आपको उसमें लिखा आपको 20 और 30 वर्ड्स के अंदर ये कंप्लीट करना है, तो उसमें हम क्या बोलेंगे? ब्रीविटी बोलेंगे, संक्षिप्त, कम शब्दों में आप बोलिए। ब्रीफनेस, कॉम्पैक्टनेस, कॉम्प्रेंशन, पॉइंटेडनेस, ये सारे वर्ड किस में आ जाएंगे? ब्रीविटी में आ जाएंगे। इसका जो एंटोनिम हो गया टॉलनेस, शॉर्टनेस, मतलब ये इस तरह के जो वर्ड है एंटोनिम का मतलब अगर ब्रीफ की बात की जा रही है तो संक्षिप्तता में आ जाएगी, लेकिन जो इसकी विलोम में बात की जा रही है वो लंबा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, आप किसी भी तरह से उसको कंसीडर कर सकते हैं। ये इसके एंटोनिम्स में आएगा। ओके, एंटोनिम जो उसके विलोम शब्द में आएंगे। ब्रीविटी इज द सोल ऑफ इंग्लिश। जो इंग्लिश की जो आत्मा है वो क्या है? संक्षिप्तता है। His essays are models of clarity and brevity। और उसके जो निबंध है, किसके निबंध? अगर मैं निबंध की बात करूंगी तो जो वो प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेस थे वो कौन थे? हमारे चार्ल्स लैम्ब थे। तो उनके अगर हम ऐसे की बात कर लेते हैं, चलिए, क्योंकि उनके ऐसे बहुत फेवरेट और बहुत ही ज्यादा क्या कहा जाए अच्छे ऐसे उन्होंने लिखे हैं, चाहे वो ड्रीम चिल्ड्रन हो, चाहे वो मॉडर्न गैलेंट्री हो। मुझे मॉडर्न गैलेंट्री बहुत पसंद है, जिसमें उन्होंने जिस तरह से बताया है कि उस समय के जब वो थे उस समय में किस तरह से लोग प्रेजेंट करते थे। तो उनके जो एसेस थे मॉडल्स ऑफ क्लैरिटी और ब्रीविटी, मतलब संक्षिप्तता से भरे हुए थे। तो शब्दों के साथ मैं आज का सेशन कंप्लीट करती हूँ। आज हमने वर्ड सीखे, उनके सिनोनिम्स देखे, और आप लोगों इनको जरूर, अगर आपके पास बुक नहीं है और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इनको जरूर लिखिए। और अगर आपको सीखने के पर्पस है तो आप प्लीज जरूर कंप्लीट वीडियोस देखिए। आपको इन शब्दों के साथ साथ इनके एंटोनिम्स, इनके सिनोनिम्स, इनको एग्जाम्पल में किस तरह से यूज किया जाता है, इनके हिंदी में किस तरह से अर्थ होते हैं, और साथ के साथ पार्ट्स ऑफ स्पीच इनकी क्या क्या होती है, और थोड़े बहुत जो मुझे अपना पर्सनली अपना अनुभव है उनको भी मैं शेयर करके आज का सेशन कंप्लीट करती हूँ। इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, मेरे पेजेस बने हुए हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और जब भी आपको वीडियो मिलेगा इस प्लेटफॉर्म के थ्रू,
आपको ज़रूर सीखने को मिलेगा। आप ज़रूर सारी वीडियोस को कंप्लीटली देखिए। जो प्रीवियस वीडियो है वो पर्सनालिटी से रिलेटेड है, पर्सनालिटी का जो टॉपिक है वो सीटेट में भी यूज़ हुआ है, तो आप वो सारी चीज़ों को ज़रूर देखिए। और मेरे जो भी वीडियोस हैं वो आपके आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत, या आपके लर्निंग में बहुत आपके फ़ायदे के लिए होंगे, क्योंकि इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिससे हम फ़ैमिलियर नहीं होते हैं, उनको ही एक्सप्लेन किया जा रहा है। और इस शब्द के साथ मैं आपसे बस ये कहूँगी, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।